तो बात करते हैं अप्रैल 2026 की। दुनिया को एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा और ऐसा लगा जैसे ये रातों रात हो गया हो। आइए जरा समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों। तो इस पूरे संकट के सेंटर में है ये एक नंबर, $106.50। ये कीमत है एक बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल की। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह का ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो शिपिंग से लेकर हमारी रोजमर्रा की चीजों तक सब पर असर डालता है। और ये जो कोट है ना, ये उस वक्त के मार्केट्स के मूड को बिल्कुल सही पकड़ता है। मतलब पूरी तरह से उथल-पुथल। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि ये गहरा डर था कि कहीं तेल की सप्लाई ही ना रुक जाए। तो यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ने पूरे दुनिया को एक आर्थिक संकट के मुहाने पर लाकर कैसे खड़ा कर दिया? इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा सा कुछ महीने पीछे चलना होगा। तो ये सब शुरू होता है फरवरी 2026 में, एक ऐसा अचानक मिलिट्री ऑपरेशन जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और बस इसी एक ऑपरेशन ने घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, ये मामला अचानक से नहीं बिगड़ा। मतलब सालों से टेंशन तो बढ़ ही रही थी। 2024 में पहली बार डायरेक्ट मिसाइल हमले हुए, फिर 2025 में एक 12 दिवसीय युद्ध भी हुआ। लेकिन 28 फरवरी को जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हुआ ना, वो एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं से हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। और इस ऑपरेशन का जो स्केल था, जो इसका इरादा था, वो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये कोई आम मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी। ये एक सोची समझी कोशिश थी ईरानी लीडरशिप को ही खत्म करने की, पूरे शासन को हिला देने की। सोचिए, सुप्रीम लीडर और 500 से ज्यादा मेन ठिकानों को एक साथ टारगेट किया गया। अब जाहिर सी बात है, इस जंग के शुरू होने को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का कहना था कि ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, मतलब खतरे को बढ़ने से पहले ही रोकने के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम, ताकि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इसे अपनी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता पर एक हमला बताया, एक ऐसा हमला जिसके लिए उसे उकसाया भी नहीं गया था। तो इसके जवाब में जो रिएक्शन आया वो बहुत तेज और बहुत खतरनाक था, और इसने देखते ही देखते पूरे रीजन को एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में खींच लिया। ईरान का जो जवाबी हमला था वो बहुत तेज और बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने सिर्फ इजराइल को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी मिलिट्री बेस, चाहे वो बहरीन में हो, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, सब पर हमला किया। और बस इसी के साथ ये एक द्विपक्षीय संघर्ष न रहकर एक पूरे रीजनल वॉर में बदल गया। और इस लड़ाई की गंभीरता का अंदाजा एक और बात से लगता है, एक ऐतिहासिक नौसैनिक घटना। हुआ ये कि ईरानी फ्रिगेट IRIS डेना को एक सबमरीन ने डुबो दिया। पता है ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि 1982 के बाद ये पहली बार था कि किसी सबमरीन ने लड़ाई में एक वॉरशिप को डुबोया हो। ये एक साफ इशारा था कि ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है, ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर है। और इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था वो तुरंत और बहुत ही भयानक था। अप्रैल आते आते सिर्फ ईरान को ही करीब $1 ट्रिलियन तक का नुकसान हो चुका था। सोचिए, $1 ट्रिलियन। और दूसरे अरब देशों को भी $120 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। तो मतलब ये सिर्फ एक मिलिट्री क्राइसिस नहीं था, एक बहुत बड़ा ह्यूमन और इकोनॉमिक क्राइसिस भी बन चुका था। तो चलिए अब वापस आज के वक्त में आते हैं, यानी अप्रैल 2026 के आखिर में, और देखते हैं कि ये जो बढ़ता हुआ संघर्ष था वो एक इतने तनाव भरे और नाजुक मोड़ पर आकर कैसे रुका। देखिए, शांति की कोशिशें तो हुईं, लेकिन वो जल्दी ही नाकाम हो गई। पहले पाकिस्तान ने बीच बचाव करके 2 हफ्ते का सीज़फायर करवाया, लेकिन बातचीत फेल हो गई। फिर अमेरिका ने ईरान की पूरी तरह से नेवल ब्लॉकेड यानी नौसैनिक नाकाबंदी कर दी। और इसके जवाब में ईरान ने क्या किया? उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही बंद कर दिया, मतलब जहाज़ों के आने जाने का रास्ता ही रोक दिया। और मामला तब और बिगड़ गया जब अमेरिकी नेवी ने एक ईरानी कार्गो शिप को जब्त कर लिया। बस यहीं से वो नाजुक सीज़फायर टूटने की कगार पर आ गया। तो इस सिचुएशन को एक नाम दिया गया डुअल ब्लॉकेड, यानी दोहरी नाकाबंदी। मतलब एक ऐसी अजीब सी हालत जहां ना तो पूरी तरह से जंग हो रही है और ना ही शांति है।
एक तरफ अमेरिकी नेवी ईरान पर नाकाबंदी कर रही है और उसी वक्त ईरान दुनिया के सबसे ज़रूरी तेल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर रहा है। और यही वो वजह थी जिसने एनर्जी मार्केट्स में खलबली मचा दी। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। हम देखते हैं कि कैसे फरवरी में शुरू हुआ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अप्रैल आते आते एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल गया। तो ये पूरा चेन रिएक्शन बिल्कुल साफ है। सबसे पहले अमेरिका और इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है। इसके जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया जाता है। इसका नतीजा 1970 के बाद से दुनिया की तेल सप्लाई में सबसे बड़ी रुकावट। और जब सप्लाई रुकती है तो क्या होता है? कीमतें आसमान छू जाती हैं। ब्रेंट क्रूड एक ही दिन में 5% से ज्यादा बढ़ गया। और बस इसी अनिश्चितता ने एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक के शेयर बाजारों को हिलाकर रख दिया। और ग्लोबल मार्केट्स का रिएक्शन देखिए कितना मिला जुला था। एक तरफ भारत का निफ्टी और यूरोप का FTSE गिरा, तो दूसरी तरफ अमेरिका का S&P 500 और खास करके नैस्डैक जो टेक स्टॉक्स का इंडेक्स है वो ऊपर चला गया। ऐसा क्यों? शायद इन्वेस्टर्स को लगा कि इस उथल-पुथल के दौर में टेक स्टॉक्स एक सेफ बेट हैं। इससे पता चलता है कि ग्लोबल इकोनॉमी कितनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड और कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ तेल की कीमतों पर आकर खत्म नहीं होती, इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये जो जियोपॉलिटिकल शॉक था, ये ठीक उस वक्त आया जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओपन मार्केट कमेटी ब्याज दरों पर फैसला करने के लिए बैठक करने वाली थी। मतलब इस तरह के संकट से महंगाई बढ़ने का खतरा होता है और फिर सेंट्रल बैंकों पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बनता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर दुनिया भर के बिजनेसेस और आम लोगों पर पड़ता है, क्योंकि लोन लेना महंगा हो जाता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पिछले 2 महीनों की घटनाओं ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सही मायनों में लोकल या क्षेत्रीय नहीं होता। किसी एक कोने में लगी आग हजारों मील दूर की अर्थव्यवस्थाओं और घरों तक को अपने चपेट में ले सकती है।